हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ का 6th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 32 क्वेश्चन हम प्रीवियस 5 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे सैगोल कैंगजेई के बारे में, देन हम जानेंगे पर्पल फेस्ट के बारे में। साबरीमाला मंदिर के अंतर्गत जो कार्डमम की सप्लाई होती है उसके अंतर्गत इंसेक्टिसाइड्स का एक्सीडिंग लेवल पाया गया है, तो चर्चा करेंगे इसके बारे में। एक स्कीम पीएम डिवाइन स्कीम के बारे में जानेंगे। दशकीय जो जनगणना की जाती है यानी कि जो डेसिनियल सेंसस होता है, चर्चा करेंगे इसके बारे में। और जानेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका सैगोल कैंगजेई से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो स्पोर्ट्स है इंडिजिनस है आसाम का। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एसोसिएटेड है, जो कि एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स है कैंगजी रोल उससे। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो गेम है इसमें जो प्ले किया जाता है और इसमें 7 प्लेयर्स होते हैं ईच साइड्स, जो कि माउंटेड यानी कि चढ़े हुए होते हैं पोनीस के ऊपर। और इसमें जो बॉल यूज की जाती है वह बम्बू के जड़ों की जाती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये जो स्पोर्ट्स है इंडिजिनस है आसाम का, तो ये आसाम का नहीं बल्कि मणिपुर का इंडिजिनस खेल है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एसोसिएटेड है एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स कैंगजी रोल से, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो गेम है प्ले किया जाता है 7 प्लेयर्स इसके ईस्ट साइड्स में होते हैं और ये चढ़े हुए होते हैं पोनीस के ऊपर, और इसमें जो बॉल यूज की जाती है वह बनी हुई होती है बम्बू के रेशों से। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 2 एंड 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी होम मिनिस्टर के द्वारा रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया 122 फीट ऑफ स्टैचू, जो कि सैगोल कैंगजेई प्लेयर का है और जो कि मणिपुर में इनको इनॉग्रेट किया गया। इस तरीके के स्टैचू उन्होंने इनॉग्रेट किया। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो जो मॉडर्न जो पोलो गेम है वह एक तरीके से ओरिजिनेट होता है सैगोल कैंगजेई का, जो कि स्पोर्ट्स है इंडिजिनियस टू द मणिपुर। इसके अलावा ये जो गेम है पे प्ले किया जाता है 7 प्लेयर्स इसके ईस्ट साइड्स में होते हैं, जो कि चढ़े हुए होते हैं मणिपुर पोनीस के ऊपर। और इसमें जो बॉल यूज की जाती है वह बम्बू के रूट्स की वह बॉल बनी हुई होती है। इसके अलावा ये जो स्पोर्ट्स है ओरिजिनेट है इन मणिपुर और इसलिए एसोसिएटेड है एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलती है इसकी कैंगजी रोल में। साथ ही जो मणिपुर का जो फेस्टिवल है लाई हरोबा, तो उस फेस्टिवल के अंतर्गत भी हम इस तरीके का देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत जो माईबी होता है यानी कि जो पुजारी होता है वह पोलो स्टिक को लेकर अपनी ब्राइड को वह ढूंढता है। अगर हम ट्रेडिशनल इस गेम की बात करें तो इसमें किसी भी तरीके का गोल पोस्ट नहीं होता था। इसमें जो प्लेयर्स थे वह स्कोर्स इस तरीके से करते थे कि जब बॉल आउटसाइड द फील्ड चली जाती थी तो उनको एक स्कोर इसके अंतर्गत मिल जाता था। लेकिन अभी अगर मॉडर्न पोलो की बात करें तो उसके अंतर्गत गोल पोस्ट को यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मणिपुर पोनीस के बारे में, तो ये जो 5 इंडिजिनस जो हॉर्सेस हैं उनमें से ये एक है। और इसके अंतर्गत अदर फोर्स की अगर हम बात कर लें तो एक है मारवाड़ी, दूसरा है काठियावाड़ी और थर्ड है जांसकारी और स्पीति। इसके अंतर्गत अन्य 4 हॉर्सेस की ब्रीड है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है मणिपुर पोनी के कंजर्वेशन के लिए एक डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई गई है 2016 में, जिससे कि इस ब्रीड को सेव किया जा सके। और जो मारिजिंग पोलो कॉम्प्लेक्स है वह डेवलप किया गया है एक स्टेट के अंतर्गत, जिससे कि इस ब्रीड को कंजर्व किया जा सके। साथ ही साथ ये जो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रखता है मणिपुर पोनी, जो आपकी मणिपुर सोसाइटी के लिए। और ये एक तरीके से सोर्स, इसके 2 सोर्सेस मिलते हैं कि इसका जो एंसेस्टर है वह तिब्बतन पोनी माना जाता है एक सोर्स के अनुसार, बाकी दूसरे सोर्स के अनुसार इसको माना जाता है कि ये क्रॉस ब्रीडिंग है बिटवीन द मंगोलियन एंड द अरेबियन के बीच में। साथ ही कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंतर्गत इसको रेफर किया जाता है मंगल सा के रूप में, जिसको मंगोलियन एनिमल्स के रूप में माना जाता है। लेकिन जो मणिपुर माइथोलॉजी है उसके अंतर्गत जो मणिपुर पोनी है एक तरीके से इसका जो उदय माना जाता है वह समादोन अयंगवा से माना जाता है। साथ ही साथ वहाँ के जो लॉर्ड मारिंगजिंग थे उनके एक तरीके से बिंग्ड यानी कि पंखों वाले घोड़े के रूप में इसको डिपिक्ट किया जाता है, जो कि एक गार्जियन है, जो कि मणिपुर के जो देवता हैं उनमें से एक व गार्जियन इसके अंतर्गत लॉर्ड मार्जिंग भी हैं।
इसके अलावा इसमें जो 17 जो पंचदशकीय जो इसमें सेंसस किया जाता है लाइव स्टॉक का, तो 2003 में इसमें रिकॉर्ड किए गए थे 1898 मणिपुर पॉनीस को, जबकि इसमें जो नंबर ऑफ मतलब ये कम हुए 19 जो जो सेंसस किया गया उसमें 1101 ही रह गए, और 2012 और 2014 के बीच में ये अब लगभग 500 मतलब इनकी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सैगोल कैंगसेई से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो पर्पल फेस्ट से संबंधित है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इसने अभी पीपल्स ऑफ विद डिसेबिलिटी को एक साथ में लाने का प्रयास किया इन द कंट्री, तो ये इनॉग्रेट किया गया किस स्टेट के अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर या मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसको आयोजित किया गया। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जो पर्पल फेस्ट है, जो कि एक तरीके से पीपल विद डिसेबिलिटीज को इन्होंने एक साथ लाने का प्रयास किया, तो ये आयोजित किया गया था गोवा के अंतर्गत। अगर हम बात करें इसकी, तो इसको फर्स्ट एवर पर्पल फेस्ट मतलब पहली बार इसको आयोजित किया गया है, जो कि एक तरीके से जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको एक साथ लाने का ये प्रयास है कंट्री के अंतर्गत, और जो कि इनॉग्रेट किया गया गोवा स्टेट में। इसको होस्ट किया गया गोवा स्टेट कमीशन के द्वारा फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी और इन एसोसिएशन विद द डायरेक्टरेट सोशल वेलफेयर एंड एंटरटेनमेंट जो सोसाइटीज है गोवा की, उसके साथ मिलकर। ये एक तरीके से इसका जो उद्देश्य है कि जो स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन है उसको आगे बढ़ाना, और जो कि वल्नरेबल सेक्शंस हैं समाज के उनको एक साथ लाने का ये प्रयास है। इसके अंतर्गत कई सारे शो जैसे कि लाइव परफॉर्मेंस, स्पोर्टिंग इवेंट्स उनके लिए इसके अंतर्गत आयोजित किए गए। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा जो पर्पल फेस्ट है ये गोवा में आयोजित किया गया है, और किसके लिए था? जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज लोगों को एक साथ लाने के लिए ये फेस्ट आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो इसमें यह पूछा गया है कि जो फाइप्रोनिल एंड टेबुकोनेजोल एंड जो इम्पिडा क्लोप्रिड है वह अभी न्यूज में देखने को मिली, तो ये इनमें से क्या है? क्या वह इंसेक्टिसाइड्स है, या जो फ्रूट रिपनिंग जो सब्सटेंस होते हैं यानी कि जो फल पकाने वाले जो पदार्थ होते हैं क्या वह है, या जो कैंसर फाइटिंग ड्रग्स है, या डी में आपसे पूछा गया है क्या वह फूड प्रिजर्वेटिव है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो फाइप्रोनिल है और टेबुकोनेजोल है और इम्पिडाक्लोप्रिड है, ये तीनों इंसेक्टिसाइड्स हैं। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहे। जो कार्डेमम का जो सैंपल जो सप्लाई किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इन द साबरीमाला के मंदिर के अंतर्गत, तो उसमें जो एक्सीडिंग लेवल पाया गया इन इंसेक्टिसाइड्स का, और ये इंसेक्टिसाइड्स कौन से थे? फाइप्रोनिल था, टेबुकोनेजोल था और इम्पिडाक्लोप्रिड था। ये जो इंसेक्टिसाइड्स थे इसके अंतर्गत जो एक लिमिट होती है मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट, तो उससे ये ज़्यादा पाए गए। साथ ही साथ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो कंटेमिनेटेड टॉक्सिन एंड रेसिडुअल जो रेगुलेशंस है उसके द्वारा इसका परीक्षण इसके अंतर्गत किया गया, और इसके अंतर्गत उसको जो सर्टिफिकेट दिया गया वह गवर्नमेंट जो एनालिस्ट जो आपकी लेबोरेटरी है तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत, तो इन सैंपल्स को इन्होंने ये पाया गया कि इसमें फाइप्रोनिल, टेबुकोनेजोल और इम्पिडा जो क्लोप्रिड है इन इंसेक्टिसाइड्स की एक्सीडिंग लेवल इसके अंतर्गत पाई गई। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा ये जो फाइप्रोनिल, टेबुकोनेजोल और इम्पिडा क्लोप्रिड है ये एक तरीके के इंसेक्टिसाइड्स हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीएम डिवाइन स्कीम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो पीएम डिवाइन है ये अनाउंस की गई थी यूनियन बजट 2022-23 के अंतर्गत, जो कि एड्रेस करती है डेवलपमेंट गैप्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% सेंट्रल की फंडिंग होती है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो स्कीम है इम्प्लीमेंट की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो पीएम डिवाइन स्कीम है अनाउंस की गई थी यूनियन बजट 2022-23 के अंतर्गत, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है, और ये एक तरीके से एड्रेस करती है डेवलपमेंट गैप्स जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो उसको एड्रेस करने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड में जो बात की गई है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसमें 100% सेंट्रल फंडिंग है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो स्कीम है इंप्लीमेंट की जा रही है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के रूप में जानते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D1 and 2 ओनली।
चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रही। अभी कैबिनेट ने अप्रूव किए गए हैं लगभग 12,882 करोड़ के, जो कंटिन्यूएशन करेगा डेवलपमेंट स्कीम इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत। अगर हम बात करें, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कीम्स जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा चलाई जा रही हैं उनके लिए। इसमें जो बैलेंस किया जाएगा, जो पीरियड ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन का है 2022-23 से 2025-26 तक, तो उसके अंतर्गत इन डेवलपमेंट्स को यहाँ पर किया जाएगा। ये जो इंक्लूड करेंगे नॉर्थ ईस्ट के जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो स्कीम्स को भी, साथ ही साथ जो स्कीम्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंतर्गत जिसमें 100% जो सेंट्रल फंडिंग की जाती है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वह इसके अंतर्गत चलाए जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम अदर स्कीम की बात करें तो इसके अंतर्गत नॉर्थ ईस्टर्न प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको हम पीएम डिवाइन स्कीम के रूप में जानते हैं। अगर हम बात करें, ये एक स्कीम है पीएम डिवाइन स्कीम, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% सेंट्रल फंडिंग है। और जो पीएम डिवाइन है एक तरीके से एडिशनली ये एक तरीके से क्वांटम रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। साथ ही साथ ये एक तरीके से सब्सटीट्यूट नहीं है जो अभी एग्जिस्टिंग जो सेंट्रल और स्टेट स्कीम चल रही है, बल्कि एडिशनली ही इसको पीएम डिवाइन स्कीम को इसमें लागू किया गया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनको सपोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत सपोर्ट्स प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो पीएम डिवाइन स्कीम है इसमें जो आउटले है लगभग 6600 करोड़ रुपए का है फॉर द 4 ईयर का जो पीरियड है 2022-23 से 2025-26 तक। इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट स्कीम चल रही है, नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड है, एमएसएमई इसके अंतर्गत प्रमोट कर रही है अंडर द वेरियस स्कीम्स को, जिससे कि यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट है वह उसको बढ़ाया जा सके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पीएम डिवाइन स्कीम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेसिनियल सेंसस, यानी कि जो दशकीय जो जनगणना की जाती है उससे संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो फर्स्ट सेंसस था वह स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा, और इसको फर्स्ट सिंक्रोनाइज जो सेंसस था वह कब किया गया था, 1881 में। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसमें जो सेंसस होता है कंडक्ट किया जाता है ओनली द 6 मंथ आफ्टर द, जब फ्रीज कर दी जाती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील के स्तर पर, तो उनकी जो बाउंड्री को एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाउंड्री होती है उनको फ्रीज कर दिया जाता है, तो उसके 6 मंथ बाद ये सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो डेसिनियल जो सेंसस है ये कंडक्ट किया जाता है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा, और इसमें जो सेंसस कमिश्नर होता है और जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत। तो इसके रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसके अंतर्गत फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो फर्स्ट सेंसस जो स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश वायसराय के द्वारा लॉर्ड रिपन के द्वारा, और जो फर्स्ट सिंक्रोनस जो सेंसस स्टार्ट हुआ वह 1881 से हुआ, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो फर्स्ट जो सेंसस किया गया था वह 1972 में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था, ना कि लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसके अलावा जो फर्स्ट सिंक्रोनस जो सेंसस स्टार्ट हुआ 1881 से हुआ और वह लॉर्ड रिपन के समय से हुआ, तो जो फर्स्ट जो सेंसस कराया गया था वह 1972 लॉर्ड मेयो के समय से कराया गया था, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि सेंसस कंडक्ट किया जाता है 6 मंथ आफ्टर, जबकि फ्रीज कर दी जाती हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील एज पर नॉर्म्स के अनुसार, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो इसमें सेंसस कंडक्ट किया जाता है वह 6 मंथ आफ्टर नहीं बल्कि 3 मंथ आफ्टर, जब भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाउंड्रीज हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है उनके 3 महीने के बाद इस सेंसस को कंडक्ट कराया जाता है, तो ये भी इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो डेसिनियल जो सेंसस है कंडक्ट किया जाता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि मॉस्पी के अंतर्गत, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, इसलिए इसमें तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A, 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा।
अभी जो सेंसस को पोस्टपोन कर दिया गया है एटलीस्ट जो 4 ईयर तक 2024-25 के अंतर्गत होगा, और ये नोटिफिकेशन जारी की गई ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अंतर्गत जो ऑनगोइंग जो कोविड पेंडेमिक था उसके अंतर्गत इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाउंड्री जो फ्रीज होंगी वह जून 30, 2023 के अंतर्गत की जाएंगी, और इसको कई टाइम पर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम बात करें एज पर रूल्स 8 के अंतर्गत जो 4 सेंसस जो रूल्स हैं 1990 के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत जो बाउंड्रीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया या सब डिस्ट्रिक्ट हो गया या तहसील हो गई, तो उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बाउंड्री को फ्रोजन किया जाता है, यानी कि उनको फ्रीज कर दिया जाता है। और इसके अंतर्गत इस डेट से जब से सेंसस उनको कंडक्ट कराना होता है सेंसस कमिश्नर को, तो उससे पहले तक ही इनको आपको फ्रीज करना इसके अंतर्गत अनिवार्य है। इसके अलावा जो जनरल इलेक्शन है वो शेड्यूल है फॉर अर्ली 2024 में, तो इसके कारण से ये संभव नहीं है कि ये जो जनगणना है वह आपके इन पोल से पहले करा जा सके। इसके अलावा एज पर नॉर्म्स की बात करें तो जो सेंसस है ये कंडक्ट किया जाता है ओनली 3 मंथ आफ्टर द जो फ्रीजिंग कर देते थे हम जो बाउंड्री, तो उसके 3 मंथ आफ्टर उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को फ्रीज करने के बाद किया जाता है। इसके अंतर्गत फ्रीज करने का मतलब है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत या कोई भी अन्य डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर कोई नया डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया जाएगा, या जो अभी डिस्ट्रिक्ट है जो भी बाउंड्री अभी निर्धारित है वही बाउंड्री इसके अंतर्गत रहती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो डेसिमल सेंसस की, तो ये कंडक्ट किया जाता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। और ये जो सेंसस है कंडक्ट किया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत। और जो पॉपुलेशन सेंसस है एक संघीय सूची का विषय है, यानी कि यूनियन सब्जेक्ट है, जो कि आता है आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें सेंसस प्रोसेस की, तो बिफोर द एवरी सेंसस जो स्टेट्स हैं उनको अपनी जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कि वह उन्होंने किसी भी तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को जैसे कि टाउन्स या डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट को चेंज तो नहीं किया है। इसके अलावा नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं चेंज हो गए हैं फ्रॉम द 640 जो थे 2011 में, जो आज बढ़कर हो गए हैं 736। अगर हम बात करें आफ्टर विच सेंसस जो ऑपरेशंस होता है इसके अंतर्गत 2 फेजेस होते हैं, जिसके अंतर्गत फर्स्ट जो फेज होता है उसमें हाउसिंग लिस्टिंग की जाती है, हाउसिंग का सेंसस किया जाता है। और इसमें जो एज पर रिसेंट अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अब जो अमेंडमेंट कर दिया गया है तो उसके अंतर्गत इसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंतर्गत भी इसको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है इसके अंतर्गत काउंटिंग की जाती है, जिसमें जो हर पर्सन का इसके अंतर्गत उसका जो इंडिविजुअल जो पार्टिकुलर्स है, जैसे कि आपका एज क्या है, उसका जो मैरिटल स्टेटस क्या है या उसका रिलीजन क्या है, तो उसके अनुसार उनका सेंसस इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की, तो एक रजिस्टर है जिसके अंतर्गत जो यूजुअल रेसिडेंट्स होते हैं, जो हाउसेस होते हैं, उसके अंतर्गत जो कंट्री के अंतर्गत ये या तो सिटीजन्स हो सकते हैं या नॉन सिटीजन्स, तो इनको इसके अंतर्गत नेशनल जो पॉपुलेशन रजिस्टर है उसके अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसको फर्स्ट जो कंपाइल किया गया था 2010 में किया गया था और इसको अपडेट किया गया 2015 में, और इसको प्रिपेयर किया जा रहा है जो नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर है, जो प्रोविजन है हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 और रूल्स हैं उसके 2003 के, तो उसके अंडर इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया डेसिमल सेंसस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो BIS है जो ऑपरेट्स होता है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ BIS एक्ट 1986 के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान है एक प्लान है जो कि एक तरीके से जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं या जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित सस्टेनेबिलिटी के जो कंसर्न्स हैं उससे संबंधित जो चिंताएं हैं उसके लिए एक तरीके से ये प्लान तैयार करता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो रिवाइज्ड नेशनल इलेक्ट्रिकल जो कोड है इंडिया का 2023 में इसको प्रिपेयर किया गया है BIS के द्वारा, और ये प्रोवाइड कराता है गाइडलाइन फॉर द रेगुलेटिंग जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो प्रैक्टिसेस हैं अक्रॉस द कंट्री उनके लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो BIS से ऑपरेट करता है फ्रेमवर्क ऑफ BIS एक्ट 1986 के अंतर्गत, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि अभी जो BIS एक्ट के अंतर्गत 2016 में बनाया गया है
2016 में जो बनाया गया है, तो उसके अंतर्गत अब जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वर्क करता है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान है, एक प्लान है जो कि आपकी जो इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज हैं या जो सस्टेनेबिलिटी से संबंधित जो कंसर्न्स हैं उनके लिए एक प्लान तैयार करता है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा अभी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया को रिवाइज किया गया है 2023 का, इसको प्रिपेयर किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा, और ये प्रोवाइड कराता है गाइडलाइन फॉर द रेगुलेटिंग इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस प्रैक्टिस अक्रॉस द इंडिया। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसके अंतर्गत इस ऑप्शन को करेक्ट कर लिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 और 3 ए। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 और 3, इसके अलावा अगर हम देखें तो BIS है, ये इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द BIS एक्ट 1986 के अंतर्गत, और एक तरीके से जो फंक्शंस हैं जो कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो फंक्शन इसके अंतर्गत करता था, जो कि इस्टेब्लिश था 1947 से, तो उसके कार्यों को ही ये निर्धारित करता है BIS। इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रेजेंटली BIS है, ये ऑपरेट करता है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द BIS एक्ट 2016 के अंतर्गत, ना कि BIS एक्ट 1986 के अंतर्गत। इसके अलावा कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि जो स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान है 2022 से 27 के लिए ये प्लान है, जिसके अंतर्गत जो SNAP है, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं या जो कंसर्न्स हैं सस्टेनेबिलिटी से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित, तो उनके लिए ये प्लान तैयार करता है। साथ ही साथ ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द स्टीयरिंग द नेशनल जो स्टैंडर्डाइजेशन जो एफर्ट्स चल रहे हैं उसके लिए। साथ ही साथ अभी जो रिवाइज्ड नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया 2023 निर्धारित किया गया है, जो कि प्रिपेयर किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा, जो कि प्रोवाइड कराता है गाइडलाइन फॉर द रेगुलेटिंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस जो भी अक्रॉस इंडिया हो रही हैं उनके लिए। साथ ही साथ इंडिया के अगर फर्स्ट की अगर हम बात करें, जो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड बना था वह फॉर्मुलेट किया गया था 1985 में, जिसको सब्सिक्वेंटली रिवाइज किया गया था 2011 में, और इसको फिर से अभी रिवाइज किया गया है 2023 के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें करेंट रिवीजन, इसके अंतर्गत जो इंक्लूड किया गया है जो लेटेस्ट जो इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो स्पेशल लोकेशंस जैसे कि आपकी हॉस्पिटल्स हैं या जो कम्युनिटी फैसिलिटीज़ या होटल्स के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत जो वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं तो उनको इसके अंतर्गत अपनाया जाएगा। साथ ही साथ रिवीजन किया गया था, जो आपका रिवाइज किया गया है जो आपके एक्सरसाइज नेशनल बिल्डिंग कोड को भी 2016 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ये इनिशिएट किया गया है एक्सरसाइज ऑफ रिवीजन जो NBC के अंतर्गत, जो कि सस्टेनेबल सिटी प्लानिंग या न्यू एंड जो सस्टेनेबल जो बिल्डिंग मटेरियल्स उसके अंतर्गत यूज किया जाए, जो स्टैंडर्ड्स क्लब्स इन स्कूल्स के लिए यूज किए जाएँ। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड्स क्लब्स हैं BIS, जो उद्देश्य इसका ये है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो कि 9th और उससे अबव स्टैंडर्ड्स के हैं, तो उसके अंतर्गत उनको क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में जो करंट सेंटिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंतर्गत स्टूडेंट को उसको पता दिया जा सके, यानी कि उसके बारे में उनको नॉलेज हो। साथ ही साथ इसमें जो ट्रेनिंग कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए फोर्ट की, जिससे कि वे जुडिशियसली इम्प्लीमेंट कर सके नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 को और नेशनल इलेक्ट्रिक कोड 2023 को। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।